मेरा नाम है डॉक्टर हमाद नास्ती। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और मैं कैटरेक्ट और रेटिना में मेरी स्पेशलिटी है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा आंखों के लिए ग्लोकोमा एक सबसे डेंजरस बीमारी मानी जाती है। ग्लोकोमा में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी आंखों का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आंखों का एक अलग अपना प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर नहीं होता है। हमारी जो आईबॉल्स होती है, इनका एक अपना जो मेंटेन होता है, इनकी जो शेप मेंटेन होती है, वो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से होता है। इसमें इन आँखों के अंदर एक जेली होती है जिसको विट्रस कहते हैं हम, और एक फ्लूइड होता है जिसको हम एक्वा ह्यूमर बोलते हैं। ये जो एक्वस ह्यूमर है, इसकी वजह से हमारी आँखों का एक अपना प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राओक्युलर टेंशन कहते हैं। ये नॉर्मली 10 से 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बीच में होता है। जनरली अगर बात करें, अगर ये 20 से ऊपर होता है, तो हमारी जो आँख के अंदर की ऑप्टिक नर्व है, इस प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से उस ऑप्टिक नर्व के जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो हमारा विज़न हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं, उसपे इफ़ेक्ट होता है। वो जो हमारी ऑप्टिक नर्व के नर्व फाइबर्स होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा-सा भी इंक्रीज़ हो जाता है जब प्रेशर का, उसका उसपे उनका इफ़ेक्ट हो जाता है। और जो ऑप्टिक नर्व है, वो सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे विज़न के लिए। जब हमारी आँखों का प्रेशर ज़्यादा हुआ और किसी भी पेशेंट को ग्लोकोमा हुआ, उनके विज़न पे बहुत ही रैपिडली इसका इफ़ेक्ट आएगा। और सबसे बुरी बात और सबसे डेंजरस बात इसके बारे में ये है कि ये जो भी विज़न लॉस इसकी ग्लोकोमा की वजह से होता है, वो इर्रिवर्सिबल होता है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ग्लोकोमा बेसिकली यही एक प्रॉब्लम है कि हमारी आँखों का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नज़र दिन-ब-दिन कम हो जाती है। ग्लोकोमा को हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं प्राइमरी ग्लोकोमास में, और हम सेकेंडरी ग्लोकोमास में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी ग्लोकोमास तो हो गए अगर किसी इंसान को आँख में चोट लगी है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है या सर्जरी हुई है, उसके बाद सेकेंडरी टू समथिंग एल्स की वजह से ग्लोकोमा हो गया। दूसरा होता है प्राइमरी। प्राइमरी ग्लोकोमा किसी भी इंसान को हो सकता है। ग्लोकोमा होने के लिए अ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली में अगर ग्लोकोमा है, उन लोगों को प्राइमरी ग्लोकोमा हो सकता है। प्राइमरी ग्लोकोमा को हम डिवाइड करते हैं ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। ओपन एंगल ग्लोकोमा और एंगल क्लोजर, इसी के हिसाब से फिर इनका ट्रीटमेंट होता है। ग्लोकोमा सबसे डेंजरस डिजीज इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स पेशेंट्स को खुद पता चलते हैं, वो उस टाइम पे पता चलते हैं जब उनका 50% तक विजन लॉस हो सकता है। ग्लोकोमा को हम साइलेंट थीफ बोलते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी ग्लोकोमास हैं, स्पेशली जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है, जो सबसे कॉमन है, उसका कोई सिम्पटम ही नहीं होता है। पेशेंट को कुछ भी फ़ील नहीं होता है। हमारा एक विजुअल फ़ील्ड होता है। हमें नज़र आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सामने की तरफ देख रहे हैं, हमें साइड से भी नज़र आता है कि दाईं तरफ कौन बैठा है, लेफ्ट तरफ से दरवाज़ा है, क्या है, सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसको हम अपना विजुअल फ़ील्ड बोलते हैं। और ग्लोकोमा में सबसे पहले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ये होता है कि हमारा विजुअल फ़ील्ड श्रिंक होने लगता है। और ये इतना ही साइलेंट होता है और इतना ही ये इनसिग्निफिकेंट होता है कि हम ये बिल्कुल नोट ही नहीं कर पाते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मली आँखों में पेन या रेडनेस ये उस स्टेज पे होगी जब हमारा प्रेशर बहुत हाई हो गया होगा और बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो गया होगा। इसीलिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को बहुत ही डेंजरस डिजीज़ माना जाता है। इसका कोई सिम्पटम नहीं होता है। जो प्राइमरी एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा है, उसमें सिम्पटम्स होने के चांसेस होते हैं। उसमें आँखों में कभी पेन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। और एक बहुत ही पर्टिकुलर सिम्पटम है जो प्राइमरी एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा में होता है। पेशेंट को कभी-कभार अगर कोई व्हाइट कलर की बल्ब होगी या लाइट सोर्स होगा, उसको उसके इर्द-गिर्द कलर्ड हैलोज़, एक रेनबो के कलर में एक हैलोज़ जैसे रिंग्स नज़र आते हैं। ये सिम्पटम है प्राइमरी एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा का। अदरवाइज़ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा मैक्सिमम टाइम्स जब तक वो बहुत ही एडवांस स्टेज पे नहीं चला गया होगा, पेशेंट को कुछ भी चीज़ फ़ील नहीं होती है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है इसमें। कोई भी अगर आदमी है और या देयर इज़ अ पर्सन है जिसके पेरेंट्स को ग्लोकोमा है या उसके भाई-बहन को ग्लोकोमा है, उस काफ़ी चांसेस हैं कि उसको भी ग्लोकोमा हो जाएगा। तो फैमिली हिस्ट्री इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो एंग्ल ग्लोकोमा है वो अक्सर हमें हाइपरमेट्रोप पेशेंट्स में मिलता है। हाइपरमेट्रोप वो लोग होते हैं जिनके प्लस नंबर का चश्मा होता है। उन लोगों में अक्सर चांसेस होते हैं कि एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा होगा।
इसके अलावा और कोई ऐसा रीज़न नहीं है पर्टिकुलर जिसकी वज़ह से ग्लूकोमा होगा, और कोई रीज़न नहीं है। ग्लूकोमा से टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है। टोटल ब्लाइंडनेस मतलब, क्योंकि जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वही सारी डिपेंडेंट है। हमारा जो भी हम देखते हैं, हमारा रेटिना उसको परसीव करता है और फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास चली जाती है। जो ऑप्टिक नर्व है उसके जो फाइबर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक नर्व में, जो काम कर रहे होते हैं। और ग्लूकोमा की वजह से वो जो फाइबर्स हैं वो डैमेज होते जाते हैं, और देयर इज़ अ लॉस ऑफ, मतलब नर्व फाइबर्स लॉस होते रहते हैं। और ये प्रोग्रेसिव चीज़ होती है। उस हद तक कि बिल्कुल इंसान कुछ भी नहीं दे सकता है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है इसकी वजह से। ग्लूकोमा का सबसे पहला डायग्नोसिस तो ये है कि हम पेशेंट का प्रेशर आँखों का चेक करें। हर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे सेंटर पे पेशेंट्स का प्रेशर ज़रूर चेक करते हैं। 40 इयर्स की एज के बाद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम फिर एक हर एक पेशेंट का प्रेशर चेक करें। फर्स्ट चीज़ जो हम देखिए देखते हैं कि प्रेशर हम चेक करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम एग्ज़ामिनेशन करके देखते हैं कि इंसान के अंदर की जो ऑप्टिक नर्व है, उसपे कुछ ग्लूकोमा के अलामात आते हैं। उसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाती है। तो हम वो चेक करके देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व पे कुछ ग्लूकोमा के अलामत आए हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं कि पेशेंट का ऑप्टिक नर्व पे भी असर आया हुआ है और पेशेंट का प्रेशर भी ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की तरफ बढ़ते हैं। पहली इन्वेस्टिगेशन आती है पेरिमेट्री। पेरिमेट्री में हम पेशेंट का विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक विजुअल फील्ड है जो इफ़ेक्ट होता है ग्लूकोमा की वजह से। तो पेरीमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट का विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं और हमें समझ आता है कि पेशेंट के विजुअल फील्ड में कहीं पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है। दूसरा एक टेस्ट होता है ओसीटी। ओसीटी में हम ऑप्टिक नर्व का स्कैन करते हैं देखने के लिए कि उसकी जो नर्व फाइबर्स हैं वो कुछ कम हुए हैं कि नहीं, और उससे भी हमें पता चलता है कि ग्लूकोमा है कि नहीं। और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हम कॉर्निया की थिकनेस मेजर करते हैं ताकि हम एक्यूरेटली देख सकें कि इंसान का प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। और हम गोनियोस्कोपी देखते हैं करने के लिए ये किया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि जो पानी है, जो फ्लूइड है आँख के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था कि बढ़ जाता है इंट्राओक्युलर टेंशन, वो ठीक तरह से ड्रेन हो पा रहा है कि नहीं। काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं इसके लिए। हर एक पेशेंट को सारी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करनी पड़ती हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कि उसको किस तरह की कंडीशन है, उसी हिसाब से हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। नॉर्मली तो हम स्टार्ट करते हैं मेडिकेशंस के साथ ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट है, मेडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। अगर कोई पेशेंट है जिसका बहुत ही थोड़ा-सा प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, हम उसको ड्रॉप्स डालने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ड्रॉप्स है तो जो दिन में सिर्फ 1 बार डालने होते हैं, कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो सुबह और शाम यूज़ करने होते हैं। अगर किसी पेशेंट का सिर्फ 1 ड्रॉप से प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं। हम उनको 2 ड्रॉप्स देते हैं या 3-4 ड्रॉप्स तक मैक्सिमम मेडिकेशन दी जाती है। कभी-कभी कुछ तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनको हमें लेज़र भी करना पड़ता है आँख के अंदर, ताकि ओपनिंग बनाए जहाँ से ये फ्लूइड ड्रेन हो पाए। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकेशंस के साथ भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो उनमें हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स भी अलग-अलग तरीके के आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितनी इंटेंसिटी है इनकी। कभी ट्रेबेकुलेक्टोमी सर्जरी है जो की जाती है, और कुछ पेशेंट्स हैं जो इससे भी ज़्यादा एडवांस होते हैं, उनमें हमें कभी शंट्स डालने पड़ते हैं या वाल्व्स यूज़ करने पड़ते हैं। किसी भी हालत में हम ये हमारी कोशिश यही रहती है कि इंसान का प्रेशर जो है पेशेंट्स का, वो टीन्स में रहे, मतलब 14, 15, 16 इसी ग्रुप में रहे, ताकि उनकी ऑप्टिक नर्व पे और ज़्यादा डैमेज ना हो। हम सिर्फ इसको मॉनिटर ही कर सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, फैमिली हिस्ट्री जिनको होती है, या फिर एज़ सच भी हर किसी को 40 इयर्स की एज के बाद अपना प्रेशर लगातार चेक कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो हम कुछ कर सकें जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ ना हो। कुछ लोग प्रोन होते हैं जिनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। बस यही है कि इसको पिकअप जल्दी किया जाए, और फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं विद मेडिकेशंस और विद सर्जरी। ग्लूकोमा के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इससे जो विज़न लॉस होता है, वो रिस्टोर नहीं हो सकता है। जो ऑप्टिक नर्व्स हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो रीजेनरेट नहीं होती हैं। वो वाप अगर वो खराब होगी ना कहीं पे भी हमारी बॉडी में, कोई भी जो नर्व होगी अगर वो इफ़ेक्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, वो वापस नहीं बन पाती। ये सिर्फ़ वाहिद एक चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो वापस नहीं रीजेनरेट कर पाती। हमारी ऑप्टिक नर्व पे जो इफ़ेक्ट आता है ग्लूकोमा का, वो वापस ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट हो, उसको जब भी कोई ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, एक तो हम उसको अर्ली से अर्ली पिकअप करें,
ताकि बहुत कम डैमेज हुआ होगा तो फिर हम उसको उसपे वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा डैमेज भी हुआ होगा तो उसको भी हम कोशिश करें कि बस वहीं पे रुक जाए और प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इस चीज़ के लिए यही है कि हम उसको पिकअप करें और उसको हम वहीं पे हॉल्ट करें, इसका प्रोग्रेशन रोकें। वो भी कोई आसान चीज़ नहीं है क्योंकि पेशेंट्स को हमेशा दवाइयों पे रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर इन पेशेंट अच्छी तरह से इसका ट्रीटमेंट लें, तो जितना भी उनका जहाँ पर भी हमको जब हम पेशेंट को डायग्नोज़ करते हैं, उस टाइम पे जो उनका विज़न है, वो हम वहाँ पर हॉल्ट कर पा सकते हैं। उसको आगे आगे प्रोग्रेस ना हो, नहीं हो पाएगा वो।